क्या लगता है कि पहले वो पापा बोलेगी या मम्मी बोलेगी? कोशिश तो पापा वाली है। अगर तुम अपने आप को बेस्ट नहीं बोलोगे तो दुनिया कैसे बेस्ट बोलेगी, है ना? ये डरा के मार दूंगा कि इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। नेहा दुपिया, प्यार से तुम कैसे किसी की मार सकते हो। गाना ऐसा है जो रिलीज हो रखा है जिसका नाम मैं कभी नहीं बताऊंगा। अगर वो गाना मैं खुद भी देख लूँ ना, मैं हंस के गिर जाऊंगा। Hey guys and welcome to the second episode of the Chill Circle. This episode is co-powered by Parsform and आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे मेंटोर हैं, the king of reality, the king of strength and the king of entertainment, none other than Prince Narula. भाई सबसे पहले तो थैंक्स फॉर कमिंग। अरे पागल है कैसे। एंड कैसा लग रहा है मेरे शो पे आके? मतलब ऑनेस्टली आज मुझे चांस मिला है कि अपने मेंटोर को होस्ट करने के लिए, जो कि शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम आया कि मैं प्रिंस भाई को होस्ट कर पाऊंगा। तो थैंक्स कि मेरा ये शो आया और मैं आपको होस्ट कर पाया। और कैसा लग रहा है आपको मेरे शो? बहुत बढ़िया मेरी जान, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम सब तरक्की कर रहे हो और मुझे मौका मिला तुम्हारी जर्नी में आने का। जितनी खुशी तुम्हें हो रही है उतनी खुशी मुझे होती है। प्रिंस भाई मैंने आपको वैसे कभी बोला नहीं, मैंने इवन रोडी जर्नी पे भी नहीं बताया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको देख के स्टार्ट किया था। जब मैं कॉलेज में था, छोटा मैं थोड़ा सा तो मैं कॉलेज में था और मैंने ऐसे मैं टीवी देख रहा था, तो मैं ऐसे ही चैनल चेंज कर रहा था और मैं लास्ट सीजन सूचित वाला देखा था, तो मैं रोडी देखना छोड़ दिया था। तो देखते देखते मुझे एकदम से दिखा कि एक बंदा टास्क कर रहा है कुछ और बहुत ही फाड़सा कर रहा है, तो मैं रुक गया। मैंने कहा ये कौन है? फिर मैंने वो एपिसोड देखा, फिर मैंने जाके पूरा रोडीज देखा, फिर स्प्लिट्सिला देखा, फिर मैंने बिग बॉस पहली बार लाइफ में देखा आपका, और पहली बार मैंने किसी के लिए वोट किया। अरे क्या बात। मैंने मतलब उसके बाद में अब अभिषेक के लिए वोट किया है, इन दो लोगों के अलावा मैंने लाइफ में किसी लिए वोट ही नहीं किया है। और मैंने ऐसे बैक टू बैक में वोट करता रहता था कि प्रिंस भाई को जिताना है, और उसके बाद में आपकी गैंग में आ गया। तो मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल वो मैनिफेस्टेशन पावर रियल हो गई। बट ठीक है, ये मतलब शो इज अबाउट प्रिंस भाई, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंस भाई कैसा लग रहा है सबसे पहले कि आप डैड बन गए हो अभी? अरे ये तो अलग फीलिंग है यार। मतलब मुझे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाप बनने के बाद ऐसी फीलिंग आ जाती है। तुम्हें घर दिखता है सबसे पहले तो कि घर जाओ, बेबी के साथ खेलो। अभी तक पहले सिस्टर्स के नाखून होते रहे, अब मेरे बच्चे के नाखून है सिर पे भी। अरे खेल के रात को मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हर चीज़ मेमोरी बनती जा रही है उसके साथ। आप ऐसा लगता है कि आप खुद को फिर बड़ा होते देख रहे हो, है ना? उसके चेहरे में कभी युविका दिखती है, कभी मैं दिखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि झलक दोनों की मारती है, क्या किस पे जाएगी। मतलब सारी मोमेंट्स है ना, तुम एक कैच करते हो जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जी हैं। तो तुम देखते हो कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे साथ कितना कुछ किया होगा ना, क्या है ना? रात को जागना, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना, वो नींदें उड़ना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। क्या लगता है कि पहले वो पापा बोलेगी या मम्मी बोलेगी? कोशिश तो पापा वाली है। पापा ही बोले। पापा ही बोल दे। पापा टाइम पूरा दे पाते हैं। मतलब मैं पहले होता था शूट करके मैं ऐसे रिलैक्स कर लेता था कहीं पर या घर चल जाता था। अभी होता है घर भी जा रहा हूँ तो सीधा शूट से सीधा वापस आ जाता हूँ कि मिलके फिर चल जाऊँगा अगर कहीं जाना भी है, कि मेरे लिए उसके साथ बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब वो मिस करती है, उसको मेरी शक्ल याद है। अगर मैं कहीं पर शूट पे जा रहा हूँ तो युविका बोलती है, वो ढूंढती रहती है कि पापा कहाँ हैं। वो एहसास हो जाता है ना बच्चों को भी। बिल्कुल वो तो है ही। सो मेरे शो के ना हमने अलग अलग सेगमेंट्स रखे हैं, जिसके अंदर पहला है टॉक एंड टेल। तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप जवाब दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे शोज किए हैं और सारे शोज जीते ही हैं जब भी आप गए हो, और मुझे पता है कि आपको पता था कि आप जीतने वाले हो। तो ऐसा क्या थॉट होता है या क्या ऐसी तैयारी होती है कि आपने हर शो पे डोमिनेट किया है? अगर तुम अपने आप को बेस्ट नहीं बोलोगे तो दुनिया कैसे बेस्ट बोलेगी, है ना? तो मतलब मेरा हमेशा मैं मेंटली इतना स्ट्रांग रहा हूँ कि मैंने बोला कि मैं पहले तो आधा इंसान को ये डरा के मार दूंगा कि इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ठीक है ना? कि एक ऐसा क्या है, मतलब उसके मन में डर पैदा हो जाए कि भाई ये बोलता है और ऊपर से कर भी देता है, तो मतलब इसे डर के रहना पड़ेगा। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी तुम खुद को खुद बना सकते हो। और अब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सेलमैन जब जाता है, चाहे उसको पता हो कि मेरा प्रोडक्ट में इतनी जान नहीं है, पर जब उसको सेल करता है तो उसको बेस्ट बताता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट है ना? तभी लोग बिलीव करते हैं। और मुझे लगता है कि ये खुद से बोलना, मैनिफेस्ट करना और खुद बोलना, यूनिवर्स में ये फैलाना कि यू आर द बेस्ट, यू आर हियर टू विन,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो ऑडियंस कैसे करेगी, यू नो। तो मैं पहले खुद पे बिलीव करके ऑडियंस को एक मैसेज देता था कि आई एम हेयर टू विन, और मैं जीतूंगा यार, ये कोई नहीं रोक सकता मेरे को। और उसके बाद जब मैं करता था तो वो प्रूव होता था। क्योंकि इवन नचबले में मुझे याद है कि शांतनु भी था जो कि ऑलरेडी इतना अच्छा डांसर है, एंड सब इतना वो चलो, आपकी लाइफ में भी उस टाइम पे ऐसी चीज़ हो गई थी कि बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे, बट स्टिल आप जीत गए। वो बहुत ही बड़ी बात थी कि इतना कुछ होते हुए भी। भाई मतलब मुझे लगता है कि इसके पीछे हार्ड वर्क भी बहुत होता है। जब मैंने नचपली साइन किया था तो मैं नॉन डांसर था, यू नो, पर मैंने अपने कोरियोग्राफर्स को, मैं 13 घंटे रोज़ नाचता था, 13 आवर्स। मेरी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जो दुखने से यू नो रह गया था, सब जॉइंट्स हिल गए थे, सब कुछ हो गया था। पर मुझे लगता था कि यार मैं शो में आ गया हूँ तो उस शो में मुझे सब कुछ देना है यार, भाई ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, ऑडियंस मुझे पसंद करती है। आया हूँ ऐसे तो नहीं जाऊँगा कि भाई ठीक है 4 एपिसोड कर लिए, डांस तो आता नहीं था, निकल गया। मैं कहा नहीं यार, आया नॉन डांसर हूँ, जाऊँगा एज ए डांसर। तो मैं इतना मतलब कोरियोग्राफर्स के साथ डांस करता रहा, इतनी प्रैक्टिस करता रहा कि मैं 3rd एपिसोड के बाद फुल मेरी बॉडी में डांस मूव्स आ गए थे। और उसके बाद मैं बोलता रहा कि अब तुम दो यार, अब मैं करूँगा। तो आपने जब ऐसे स्टार्ट किया था ऑब्वियसली कॉलेज के बाद से, आपने सोचा था कि मुझे ऐसे टॉप पे जाना है, या फिर ऑन द वे चीज़ें होती रही? नहीं, मुझे था कि अगर मैं जाऊँगा, मतलब वो शुरू से वैसे एटीट्यूड में रहे हैं ना, पंजाब के हैं कि थोड़े दलेरी हैं कि अगर जाऊँगा फिर तो डरता नहीं है ना, फिर तो मैं फाड़ ही दूँगा। और शुरू से ऐसे माहौल में भी रहा हूँ कि जहाँ पर हमने हर चीज़ करी है। तो जब जाता रहा मैं सोचता था कि यार अकेला 5 को संभाल सकता था, यहाँ पर भी तो यही है ना, तो ये संभालना ही है ना, तो सब संभाल लूँगा। तो मतलब वो कभी डरा नहीं, है ना। हमारा सबसे जो डेविल होता है हमारे, है ना, जो हमें आधी चीज़ों को पीछे खींच लेता है, वो डर होता है ना। कि अगर हम किसी शो में जाकर हमने बोल दिया कि यार ये भी स्ट्रॉन्ग है यार, ये भी कर सकता है, तो मतलब हमने पहले डाउट पैदा कर दिया अपने मन में भी और ऑडियंस में भी। बोला यार ये कुछ भी नहीं है यार, इसको तो मैं खा जाऊँगा। सो मेरा हमेशा खुद से बिलीव रहा है कि मैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मैं खुद पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर जाऊँगा तो मेरे में वो एनर्जी है कि मैं उस एनर्जी से फाड़ दूँगा। एक और चीज़ देखी है मैंने कि हम हमेशा फाइनल में पहुँचते हैं एज अ गैंग लीडर, बट फाइनल नहीं जीत पाते हैं। सी उसमें क्या है ना कि यार मैं नहीं खेल रहा ना, हाँ, अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना खेल के जीत चुका हूँ। अब हम अपने कंटेस्टेंट को सिर्फ फाइनल तक लेके जा सकते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हम उनको जैसे तैसे करके अपना बेस्ट प्लेयर एक फिनाले में लेके जा सकते हैं। उस दिन मेरे जैसा जो अड़ियल दिमाग का होगा, जो शो को खेलने आया और जीतने आया, जो अपना 1000% देगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। इसमें उसकी किस्मत भी तो है ना, जो है। अब ये तो नहीं कि मेरी किस्मत में और भी जीतते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा हार्डवर्क मेरा है, मैं तुम्हें फिनाल तक लेके जा सकता हूँ, पर आगे जाके तो तुमने खेलना है ना यार। कई बार ऐसा भी टास्क भी हुआ है ना, जिसके अंदर जब विधान था तो उस टाइम पे वो टास्क नॉर्थ ईस्ट का था, उसको पहेली आ गई थी। बहुत बार हुआ यार, वाशु चेंज हो गया, मैच चेंज हो गया, बसीर के टाइम पे मैच आ गया था। नहीं मैच नहीं आ गया था, बसीर के टाइम पे वो था ना, वो भूल भुलैया था। और उसके बाद में एक मैच का एक टीम को पता लग गया था कि लेफ्ट से नहीं जाना, राइट से जाना, क्योंकि वो चीज हो गई थी। तो वो चीज काफी मतलब एंड में आगे ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ही हो जाता है। नहीं तो गैंग प्रिंस। पर मेरे को लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि आज भी लोग मुझ पे उतना ही ट्रस्ट करते हैं कि मुझे आज भी प्रिंस के गैंग में ही जाना है, यू नो, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं जर्नी खिलाता हूँ तो बाहर जाकर वो अपनी लाइफ में बड़े सही रहते हैं, और मैं उनके साथ, मेरा बॉन्ड भी वैसे ही रहता है, ठीक है ना। बाकी तुम देख लो कितने कंटेस्टेंट आए हैं, किनके साथ ही बॉन्ड होगा, बाहर बॉन्ड नहीं होगा। तो मैं वैसा रिलेशन भी रखता हूँ। और दूसरी बात है कि जनता जैसे मुझे प्यार करती है, वो उन कंटेस्टेंट को भी प्यार करती है जो मेरे गैंग में आते हैं। सो तो अब बात हो रही है कि प्रिंस भाई की गैंग की, तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक शो आता है रोडीज XXX, XX, 4X, 5X जो भी आता है, और प्रिंस भाई को, जो प्रिंस भाई गैंग में रह चुके हैं, तो टॉप 5 पिक करके लेके जाना है, तो वो टॉप 5 कौन होंगे? विधान, कशिश, बसीर, नवी अरोड़ा। इस बार का भी बोल सकते हो, चलो इस बार तो अभी शिवी स्पिट्सला देखने के बाद नहीं, शिवी इज अ गुड प्लेयर। अब कौन सा वाला प्लेयर वो शिवी समझ जाएगा। दोनों तरफ का मेरी शिवी से बात होती रहती है, तो वो मुझको मेरी कोई ऐसी पुरानी स्पिट्स की रील भेज देता है, मैं फिर मेरे को भी टैग करते हैं लोग उसकी में, तो मैं उसको भेज देता हूँ, तो वो कहता भाई ये मिटेगा कैसे। मैंने कहा ये मिटेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये आ चुका है। सो ऐसा कोई एक टास्क जो आपने अपने टाइम पे रोडीज में किया जो आप कभी नहीं भूल सकते? वो लास्ट फिनाले करंट वाला टास्क।
उसमें सच में करंट लगा था उतना? भाई उन मतलब इतना हाई करंट था पहले से ही, ठीक है। तो हम थोड़े अड़ियल थे, हम वो लॉक खोलते हुए हम चीखे नहीं मार रहे थे, हम गुस्सा अंदर भरा हुआ था, तो उनको लगा करंट ही लग रहा है, उन्होंने और बढ़ा दिया। तो जब पैर और हाथ के नाखून जब हम चास करके निकले थे मेरे गुरमीत के, उन निकल गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर ने टेप लगाकर ऐसे फटाफट से आपको तो नाक भी उसमें टूट गई यहाँ टूटा था, अभी भी ऐसे ही है वो नाक टूटा था। उस टाइम उस पर ज़्यादा करंट लग रहा था? नहीं, खून पे ज़्यादा होता है ना। तुम इतने जोश में होते तो मेरे को पता नहीं लगता यार। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक टास्क में, जो मैंने बताया नहीं, वो एक एक्स वाला टास्क था। तो मैं लकड़ी में मैंने एक्स लगाई और मैंने वो एक्स निकाली, तो मैं एक्चुअली खड़ा हो गया था लकड़ी पे, तो वो कहीं लग गई थी। तो मुझे वो 2 दिन बाद जब मैं वॉशरूम में था, मुझे पता चला कि ये लगी थी। तो पता ही नहीं चलता है उस टाइम पे। ओके, सो अभी इस सीज़न में रन सर और नेहा मैम वापस आ गए, तो आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब कैसा चल रहा है? यार ओजीज हैं यार वो, है ना, वो इतने सीज़न कर लिए, दे नो हाउ टू प्ले। मतलब अगर धोखा भी देना है तो उसको पता है, कोई चक्कर, उनको पता है कि रिश्ते हम जितना मर्जी लड़ लेंगे, पर वो गेम के लिए ट्विस्ट है तो मज़ा आएगा वो करने में, तो वो होगा। और रन भाई के साथ तो ये है ना कि यार रन भाई तो रूडीज है ना यार, वो तो मतलब ओजी है ना, तो मतलब उनके बिना तो मेरे को भी सुना लगता था जब मैंने लास्ट सीज़न किया था। सो बहुत मज़ा आएगा, लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, पुरानी लड़ाइयाँ दिखने को मिलेंगी, दोस्ती दिखने को मिलेगी, और जो ट्विस्ट हम लेकर आते हैं मज़े वाले वो देखने को मिलेंगे। और जैसे अब ये लोग हैं, इन लोगों को ऑलरेडी पता होता है अगर प्रिंस भाई कोई चीज़ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत है कि साइकोलॉजिकली आप उनको पता है कि सालों से हो गया ना, वो समझ जाते हैं कि यार ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उनको पता है कि यार ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा होगा, और उनको पता है स्ट्रेटेजी भी लगा रहा होगा तो इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, हम इसको ये बता दें। और रन भाई तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो होस्ट है। बट अभी मैंने नेहा मैम को उसमें देखा ना कि कह रहे प्रिंस ये तेरी वो वाली शक्ल है जिसमें तेरे को हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत साइकोलॉजिकल गेम हो गया है अब साथ साथ में, क्योंकि अभी जैसे एल्विश या रिया है वो नहीं जानते हैं उतना, क्योंकि अब नेहा मैम तो ऑब्वियसली फैमिली बन चुकी है बिल्कुल, तो उनके साथ में उनको हम गेम नहीं खेल सकते, उनके साथ में उनको पता है क्या चल रहा है, इतना बैंटर ऑलरेडी देख लिया है। मैंने शो में ही बोला है, मैं कहा नेहा तू और मैं इतना हो ना कि मेरे को तेरी गेम पता, तेरे को सो इस बार के जो रोडीज आए हैं और जो पिछले साल के जब आप गैंग लीडर थे, तो क्या डिफरेंस है इस बार के रोडीज में? यार डिफरेंस नहीं है, मतलब मेरे को लगता है कि रोडी सारे जब आते हैं इस बार बहुत, पिछले साल भी इस बार भी बहुत प्रिपेयर होके आए हैं, सब बहुत अच्छे हैं, यू नो। इस बार ये है कि देसी लोग भी बहुत हैं, यू नो, जो हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं, तो वो चीज़ें बहुत ऐड हो गई हैं इस बार, है ना, कि जैसे कई बार क्या होता है ग्रुप भी बन जाते हैं, हम एक स्टेट से हैं हम ऐसा कर लेंगे, तो वे इस बार वो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है, यू नो, कि एक दूसरे को वोट आउट बचाने के लिए हो गया या कभी कुछ हो गया। बट आई थिंक कंटेस्टेंट हमेशा बहुत ज़्यादा रोडीज़ में जितने भी आते हैं वो जब फिल्टर होके आते हैं तो हमारे पास तगड़े ही पहुंचते हैं, हम खुद सोचते हैं कई बार कि अच्छा होगा मैं सही टाइम पे रोडीज़ कर लिया। मैं सच में इसी सोचता हूँ कि अब ऐसे रोडीज आते हैं जो रिजेक्ट हो रहे होते हैं, हम वो चीज़ें करके दिखा रहे थे उस टाइम पे, बट अब तो सबके एब्स हैं, उस टाइम पे एब्स नहीं होते थे इतने कॉमन, तो अब तो स्ट्रेंथ होती थी, सिर्फ स्ट्रेंथ होती थी, पागलपन कैसा है अभी तो वैसा है। तब तो हमने निष्कर्ष को देखा था जो वो ह्यूमन फ्लैग कर रहा था, हम उसको देखे ये अब तो हर मतलब वहाँ पे आने वाला हर इंसान वो चीज़ प्रिपेयर होके आ रहा है। एंड पहले क्या होता है रॉ लोग आते थे, क्योंकि पर अब ये भी हो गया कि यार जब ऐसा नहीं है कि जो वो आके ह्यूमन फ्लैग कर रहा है तो उसका मतलब वो रोडीज़ के लिए है, नहीं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। सी क्या ना, एक चीज़ कम हो जाती है ना जब तुम बॉडी फैट के साथ होते हो, तुम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे होते हो, तुम अर्जाइल भी होते हो, तुम एथलीट हो, तो तुम चालाक भी हो, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ काम आती है ना, जब निचोड़ना हो किसी को। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ही फिट होके आते हैं, ऐसा है कि बिल्कुल लीन है, ये है वो है, तो वो कई बार फिर मार भी खा जाते हैं 100%। बट पहले अभी क्योंकि इंस्टाग्राम गेम की वजह से सबको पता है कि अगर वो रोडीज में आ गए तो फॉलोइंग आ जाएगी, तो लोग ऑलरेडी 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी इन रोडीज, और हमारे टाइम पे आपके टाइम पे स्पेशली इतना नहीं था, तो लोग जो रॉ लोग आए हुए थे सारे। बट मतलब मुझे अभी भी याद है गुरमीत भाई और आपका टास्क, आर्चिस, रिजवान, अजय, सब भाई धूस थे सब, वो तो सीजन ही अलग था भाई। वो सीजन तो उस सीजन जैसे रोडीज दोबारा आई थिंक वो वाला ग्रुप नहीं आया ना आ सकता है जैसा। ओके, तो क्या गैंग प्रिंस ये सीजन जीतेगा? ऊपर लगे हाथ में यार। तो अभी तो फिनाले नहीं हुआ है, अभी तो फिनाले जब एपिसोड आएगा तब तक भी नहीं हुआ होगा। जीते, पर सब ऊपर लगे हाथ में होता है, जिसकी जिंदगी में सफलता लिखी है वो सफलता लेके जाएगा यार।
आर यू स्टिल इन टच विद गुरमीत, ये जो Yes. आपके लोग थे? अभी गुरमीत से मेरी 4-5 दिन पहले बात हुई है। उसने फार्म अपना खोला है जिसमें वो मुर्गियां वगैरह पालता है, अच्छा। सब कुछ। और उसने कई तरह के अंडों की फोटो भेजी मुझे, कलरफुल। मैं भाई हमारे यहाँ तो सफेद ही मिलता है या ब्राउन मिलता है, यहाँ पे कलरफुल भी मिलते हैं। अरे, pink भी मिलता है? हाँ भाई, बहुत तरह के। मैं थाईलैंड गया था और पिंक था। यस, और कहता भाई, मैं कहा यार ये जिंदगी सबसे सही है जहाँ पे भाई तुम ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो, भाई जिंदगी जी रहे हो, और वो बहुत सही खुश है। यू नो, भाई क्या मैंने उसको बोला कि जब आएगा, तो अभी मैंने अपनी डॉटर की फ़ोटो भेजी तो बड़ा खुश था। सो मैं बात में, हाँ, मैं टर्म्स में हूँ। और आपके स्प्लिट्सविला वाले जो कंटेस्टेंट्स थे, साथ में को कंटेस्टेंट्स थे? पारस है, ठीक है, मतलब यार वही है जो इंडस्ट्री में रह गए, काम करते हैं, जो पास में रहते हैं, जो कभी पता लग गया हम आसपास काम पे मिल रहे हैं, वो सारे मिलते हैं। जो काम छोड़ के जा चुके हैं वो तो नहीं मिलते। अनोखी से बात नहीं होती कभी भी? नहीं यार, वो तो बहुत पहले वो तो कभी होंगे। स्पिट्सविला से बाहर आके मतलब 5-6 दिन के बाद भी नहीं होती। और बिग बॉस में सुयश भाई तो ऑब्वियसली है वो तो है ही है, किशोर है, सुयश है, रुशैल कभी कभी शो से मिल जाती है तो उससे हो जाती है, मंदना से कभी कभी हो जाती है, यूवी और मेरी दोनों की बात हो जाती है, यही है। यूवी से बात बीवी है भाई आपकी, और भाभी है? नहीं, यूवी और अच्छा, मेरी मुझे लगा आप कह रहे हो कि यूवी का से कभी कभी बात हो वो जाती तो है, फिर ये- परमानेंट है ना। और ऋषभ से? ऋषभ से अभी नहीं हुई, पर बहुत पहले हुई थी बात मेरी, अच्छा। अभी नहीं हुई। एंड नोरा से? नहीं बिल्कुल भी नहीं, शो के बाद कभी बात कभी भी हुई नहीं आपकी? यार। अच्छा, ओके। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर प्रिंस भाई को एक फ्यूचर म्यूजिक कोलैब करना है और आप किसी के साथ भी कर सकते हो, तो वो कौन सा आर्टिस्ट होगा? दिलजीत। दिलजीत बाजी के साथ में। बट आप तो टॉकिंग टर्म्स में हो ही, मतलब। हाँ, मतलब वो यार, मतलब उनके साथ एक अलग कनेक्शन है, वो हो गया, और यो पाजी हो गया ना, दोनों के साथ मतलब जो भाई से तो मेरी बहुत ही बात होती है ना, ठीक है, वो तो जब मर्जी मैं मतलब उनको बोलूँगा कि उनके साथ तो प्यार ऐसा हो जाएगा। पर ये ड्रीम कोलैब इसलिए है क्योंकि इनको हमने बचपन से देखा है, यू नो, अपनी लाइफ में जब छोटे थे, ब्लूटूथ थे, तब से ही हैं, गोलियां, यार बतेरे, तब से इनके सुनते आ रहे हैं और इन लाइफ में ग्रो ही किया है। एक ने कम बैक वापस करके इतना फाड़ा है दोबारा से, यू नो, और एक चलता ही आ रहा है। बट योयो पाजी की लाइफ में आपका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। मैंने क्योंकि वो देखा था, स्टोरी देखी थी जैसे उन्होंने लाइव डाला था, मेरा जब तोड़ रिलीज हुआ था ना, वो हिट हुआ था, तो हनी पाजी की मेरे साथ बात चल रही थी, उन्होंने मेरी स्टोरी डाली थी कि बेस्ट सॉन्ग खुद डाला था उन्होंने, जबकि मेरी बात भी नहीं होती उससे पहले उनसे, कि फिर मुझे मैसेज किया कि वीरे बहुत सोना गाना। तो मैंने बोला कि भाई मेरी टीम ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला प्लीज़ मेरे स्टूडियो आ जाओ। तो हमने स्टूडियो ले गया था, तो हमने उनके गाने बनाए थे। फिर एक मेरे पास गाना था जो वो था, तेरे कूड़े 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 तेरे अंक जट्टिए, तो फिर वो गाना बना कर दिया। फिर हमने उनको कलाकार 2 बना के दिया, बहुत सारे गाने, लव डोज बना के दिया। तो फिर आपके म्यूजिक के इंस्पिरेशन कौन है जो आपने स्टार्ट किया? यार मेरे को ना, हमारी मॉम ने सिखाया है, मेरी अच्छा। सिस्टर्स को दोनों को, और मुझे भी। तो स्कूल में जितने कंपटीशन होते रहे या भंगड़ा होता रहा, तो भंगड़े में बोलियां गाता रहा, तो आसपास जितने कंपटीशन होते थे, तो हमारी मम्मा हमें ले जाती थी कम्पीट करने के लिए, तो वही सिखाती थी। फिर उसके बाद हमारे प्यारे लाल सर थे जिनसे क्लासिकल सीखते थे हम, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में आके छोड़ दिया था गाना, क्योंकि उस टाइम थोड़े गुंडागर्दी में आ गए थे, तो लगता था क्या गाएंगे क्या करेंगे। तो फिर क्योंकि उस टाइम ये भी नहीं होता था ना कि यार पैसे लगते थे ऑडियो बनाने में, वीडियो बनाने में, तो मिडिल क्लास फैमिली से फिर डैड से तो मांग नहीं सकते कि भाई पैसे दो और हमें ये करना है, देंगे ही नहीं। तो वो हाँ देंगे भी क्या, कहाँ लगाएंगे पता ही नहीं, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ चलेगा, टीवी पे कैसे आएगा, कुछ नहीं पता हमें, है ना। और फिर जब खुद कमाया, नाम बना, पैसा कमाया, तो सोचा यार कि जो असली पैशन था जिसको छोड़ दिया, जो हमारा सबसे फेवरेट था, उसको वापस मैंने आपका ना वो वाला सॉन्ग भी देखा है जिसमें आप ऐसे जुतियां पहन के आप एक गाड़ी के ऊपर बैठे हो, जो आपने शायद गाया नहीं था। यस, मैं फीचरिंग करी थी। यस, वो हमारे दोस्त का गाना होता रहा उस टाइम। क्या होता रहा, ग्रुप में 2-3 लौंडे अच्छे होते थे हम दिखने में, तो वो कहते थे कि गाना मैं निकाल रहा हूँ, तू बीच में फीचरिंग कर दे, चल शूट कर लेते हैं भाई। मस्त गाना था, मुझे भी याद है वो गाना। मैं 2010-11 की बात है, 11 की बात होगी, एक शो आता है, उस पे आता रहा NTV, पता नहीं किस पे आता रहा, चैंप्स। उसमें हमारे टीवी के 2 बड़े कलाकार हैं, तो वो होते थे उसमें, तो हम एज अ जूनियर जाते थे। अच्छा, ठीक है, तो हम जूनियर काम करते थे, रोज़ सुबह 6 बजे बाइक पे निकलना, हमारी बाइक्स के ऊपर शो होता था वो। तो वो 15 दिन की शूटिंग होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था, पीछे खड़े रहते थे क्राउड बन के। कितने पैसे मिलते? ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। और हमने जाना वहाँ पे, 1000 भी नहीं, सॉरी 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। और जाना, शूटिंग करनी, आ जाना। और एक दिन मैं अवार्ड शो में था और वो दोनों सेलिब्रिटी मेरे साथ थे, फिर मैंने उनको याद कराया, मैंने कहा आपको पता है मैं आपकी क्राउड में था,
तो इतने खुश हुए ना, मैं कहा भाई यार क्या दिन थे वो भी दिन थे। मतलब मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि यार भगवान ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है, बस उसको मेहनत छोड़नी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अचीव करने से पहले छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें ख़राब कर जाती हैं। आई थिंक वहीं से तुम्हारा टाइम शुरू होने वाला है जहाँ पे तुमने छोड़ दिया 100%। तो वहाँ से लगे रहो। जहाँ पे तुम्हें लगता है ना कि अब नहीं यार, अब नहीं होगा, वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वहाँ से तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी और वो डबल मेहनत ही तुम्हें कुछ कराएगी। वही ज़ील के साथ में, वही Yes. पागलपन के साथ में ना Yes. करते रहना है हमेशा। Yes. बस अच्छा, ऐसा कोई पुराना गाना है प्रिंस भाई का जो कभी रिलीज ना हुआ हो, बट हो कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, बट यार रिलीज एक गाना ऐसा है जो रिलीज़ हो रखा है जिसका नाम मैं कभी नहीं बताऊंगा। अगर वो गाना मैं खुद भी देख लूँ ना, मैं हंस हंस के गिर जाऊंगा। कौन सा है? उसमें मैंने करली बाल, इतनी इतनी कलमे और नीचे रेट्रो कलर की कपड़े पहने हुए हैं और गाना कर रहा हूँ। वो मेरे दोस्त का गाना था, हम 3 दोस्तों ने किया था भाई। और यार मैं सर्च करूंगा। कभी सर्च मत करना उसको। आज जाके मैं पक्का सर्च करने वाला हूँ और सब लोग सर्च करना वो गाना, उस गाने के व्यूज बढ़ाने हैं। बट आपका जो रिलीज ना हुआ ऐसा कोई गाना नहीं है? हाँ बहुत है, 2-3 गाने हैं जो बहुत पसंद भी हो, बहुत Yes. पुराना हो, जैसे कि आप 5-6 साल पहले। बहुत गाने हैं। अभी एक और मेरा यूए गाना जो हमने किया था। तो प्रिंस भाई ने इतना सब कुछ अचीव किया है, सब कुछ किया है, इसके बीच में क्या क्या ऐसे मेजर सेक्रीफाइसेस हैं जो आपने करे हैं? यार सेक्रीफाइस ये होता है कि तुम फैमिली के पास उतना नहीं जा पाते, यू नो, तुम्हें फैमिली से टाइम स्पेंड करना भी है, पर तुम्हारे काम इतने हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ भी हैं, जो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं वो भी फैमिली बन चुके होते हैं तुम्हारी, तो तुम्हें उनके पास भी जाना है, यू नो। तो वो जो मैं भगवान से हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे 1000 करोड़ नहीं कमाना, मैं कम कमा लूँगा, पर मुझे उतना टाइम फैमिली को भी देना। तो इसलिए मैं जब यहाँ पर होता हूँ तो मैं अपनी मॉम के पास ट्रैवल करता रहता हूँ, फिर अभी मॉम को यहाँ बुला लेता हूँ। उनका यहाँ पे दिन लगता है क्योंकि यहाँ पे घर छोटे होते हैं हमेशा, है ना, तो उनका दिन लगता है। तो फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उनके पास आता रहूँ, मेरी सिस्टर्स के पास आता रहूँ, क्योंकि मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ, बहुत क्लोज हूँ मैं फैमिली के, तो मुझे वो ज़्यादा फील होता है। प्रिंस भाई की फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। Yes. कुछ लोग हैं फैमिली वाले हैं, अब तो बच्चा भी हो गया है, एंड देन इतना सारा मैनेज करना, साथ में रोडीज का शूट चल रहा है, खुद के गाने के शूट चल रहे हैं, और फिर हम जैसे लोग शो पे बुला लेते हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना, मतलब प्राउड ऑफ यू भाई, कि मतलब अलग ही बात है। थैंक यू। ओके, सो ये तो मैंने जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ वाला क्वेश्चन तो हो ही गया है। ओके, युविका भाभी के साथ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा हो बट कभी पता ना हो किसी को अब तक? अभी जब बेबी हुआ था हमारा, तो मैं डिलीवरी रूम में था अंदर, जब बेबी होने वाला था, तो मैंने पूरी डिलीवरी देखी है, यू नो। तो वो बहुत इमोशनल था यार। मतलब वो लड़कियां जिस दर्द से निकलती हैं और बेबी जब आता है, तो दैट वाज लाइक शू। व्हाट्स योर क्रेजिएस्ट फैन इंटरेक्शन? बहुत साल पहले, मतलब अभी भी होती है, पर वो तो बहुत अलग थी कि मैं चंडीगढ़ में खड़ा था, रोमा के पास, है ना, 22 सेक्टर में है रोमा। तो वहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो एक लड़की रेड लाइट से ऑटो पे जा रही थी, चलता ऑटो, तेज़ ऑटो, उसने मुझे देख लिया और आवाज़ मारते चलते ऑटो से कूद गई और वो रोल करके गिरी पूरी। और मैं वहाँ से भाग के मैंने उसको उठाया कि ऑटो रोक लेती वैन, तेरे को कुछ हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते हैं ना, कि ऐसे मत क्या करो, मैं यहीं पर हूँ तुम बोलते। तो वो क्रेजियस लगा था मेरे को। और दूसरा, बहुत लोग हैं यार जो टैटू बनवा कर आते हैं, यू नो, शक्ल के टैटू बनवा के आते हैं, किसी ने गर्दन में, किसी ने पीठ पे, किसी ने हाथ पे। तो वो लगता है कि यार मत कराओ ये, ठीक है, कि तुम अपने पेरेंट्स का करवा लो जो लाइफ में तुम्हारे साथ हमेशा हैं। हम तो यार काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बट वो प्यार बहुत ज़्यादा यार। नहीं, बट प्रिंस भाई वो चीज़ मैं उनको इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग लाइफ में टूट चुके होते हैं और वो आपका शो देखते हैं, आपको देखते हैं ना, तो उनको वो पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ आप उठ के हम भी करें, एंड इतना पॉजिटिव इंसान है, इतनी मेहनत कर रहा है, हमको भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ की तरफ निकलते हैं ना, तो इसलिए वो आपको अपना गुरु कह लो, बड़ा भाई कह लो, मानते हैं। सो वो चीज़ इसलिए है। तो अब हर पेरेंट्स हर चीज़ नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो उनकी एक जनरेशन गैप होता है। हमारे में उतना वो जनरेशन गैप नहीं है, तो इसलिए लोग उतना रिलेट कर जाते हैं, इसलिए वो पूरा टैटू ही बनवा लेते हैं। तो वो रीज़न है 100%। ओके, सो ये तो अभी बिल्कुल ही रिसेंट का क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया की गेम पूरी बदल चुकी है। यहाँ पे ऑडियंस भगवान भी बना देती है और एक दिन में ऐसे उतार देती है कि मतलब बहुत ख़राब भी कर देती है। तो क्या है ये, मतलब ये ब्लेसिंग है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, या डिस्ट्रैक्शन है? यार मेरे को लगता है कि डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे कि वो कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग अच्छे हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो डॉग शेल्टर चलाते हैं, यू नो, या कुछ हेल्प करते हैं कुछ लोगों की,
जहाँ पर वो फंड रेज कर पाते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सोशल मीडिया ने ईजी फेम दे दिया है, फॉलोअर्स दे दिए हैं, अब उनको लगता है कि मेहनत तो करनी नहीं यार, कि ये तो सब कुछ मिल गया। असली मेहनत तब होती है जब वो इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है, जब उनको पता लगता है एक्चुअली में काम होता क्या है, तब उनसे वो नहीं होता है ना। तब उनको लगता है कि यार ये क्या है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार, तो ये तो हमारे से ऊपर नहीं है। फिर उनके एटीट्यूड वैसा नहीं रहता, फिर मैं हो जाती है कि मैं किया है तो मेरे पास इतने वो हैं, मेरे पास इतना वो, तो मुझे लगता है कि वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और आजकल हम इन्फ्लुएंसर का नाम बड़ा गलत हो गया कि हर जना खना अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है, यू नो। मैं नहीं बोलता खुद को, क्योंकि मुझसे कई गलत काम हो जाते होंगे भाई। जब तक एक इंसान सही तरीके से लोगों को गाइड ना कर पाए ना, वो मन से भी उतना ही सच्चा हो, ठीक है, तब तो वो अपने को इन्फ्लुएंसर ना बोले। क्योंकि इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी चीज़ है कि तुम्हें देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब तुम दिखा रहे हो हवाबाजी, तुम कर रहे हो कुछ और कांड, और मैं खुद को भी लेता हूँ कि मैं कर रहा हूँ लड़ाई झगड़े, चाहे रोडीज़ में आके, चाहे वो हमारी ड्यूटी है, हम अपना काम कर रहे हैं, पर मैं उसे लोगों को कई बार तो मुझसे कुछ लोग गलत भी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे ना, जो कुछ होंगे यार ऐसा एटीट्यूड रखो, जबकि मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा एटीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं खुद को भी नहीं बोलता कि आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं काम करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी जॉब करने आता हूँ। और ये जो कितने लोग ब्लॉग बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, मैं उनको ही बोलता हूँ कि यार उनको व्लॉगर बोल दो, उनको कुछ बोल दो, मतलब इन्फ्लुएंसर का नाम बताओ। हाँ, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस होता है। मतलब मैं उस दिन कितनी जगह बोल रहा, तो मैं 100 लोगों से मिला, सबने मुझे ये बोला कि हाय आई एम इन्फ्लुएंसर, तो मुझे बोला कि पूरी दुनिया इन्फ्लुएंसर है। किसको इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है, और उनकी सुन कौन रहा है, और वो किसको सुना रहे हैं ये नहीं पता। तो हो कौन रहा है इन्फ्लुएंस, सब इन्फ्लुएंसर है, तो इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है। ओके, सो अब हमारा अगला सेगमेंट है व्हाट्स द इम्पैक्ट। इसके अंदर मैं कुछ नाम है इसमें, तो आपको बताना है कि इन लोगों का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, कोई भी नाम निकल सकता है। युविका। अरे पहला युविका भाभी का आ गया। तो पहला आया युविका। इसी तरह इम्पैक्ट क्या, पति हूँ, मेरे बच्चे की माँ है, इसी तरह इम्पैक्ट क्या होगा भाई। ये मेरी लाइफ चेंजर है, यू नो। इसके साथ मैंने लाइफ को सेट किया है, यू नो। कि बहुत लोग मुझे बोलते थे कि ऐसा क्यों, तू बड़ी जल्दी शादी कर रहा है। तो मुझे लगता था कि यार अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं काम भी नहीं करूँगा, तो फिर मैं वैसे ही बन जाऊँगा जैसे बाकी लोग बनते हैं, सिर्फ पार्टीज़ जाना, क्लबिंग करना, ये करना, मैं फोकस नहीं रह पाऊँगा। और मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो यू नो सही है, मेरे को प्यार करती है और मेरी जैसी है, तो इसने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। मतलब एक तो मैं भी बोलूँगा कि मैं भी इतना रहा हूँ भाई के साथ में, भाभी ने एक लड़के को एक मैन बना दिया। हाँ 100%, ये तो बात है। दूसरा 7 करोड़ भी लिखा हो सकता है। 7 करोड़ रन भाई, क्या बात है यार। ये वैसे ही है यार, जैसे तूने बोला कि मेंटोर है, मेरे बड़े भाई है मेरा, है ना। इसमें छोटे छोटे जैसे वो स्ट्रेटजी दिमाग की होती हैं, तो जैसे अब मैं चलाता हूँ तो मेरी बारी ये चलाते थे, है ना। वो हो गया, और हमेशा हंसते रहते हैं, जब मिलते हैं तो बातें होती हैं, तो ये बड़े भाई की तरह है यार। और जब बड़ा भाई खड़ा होता है तो छोटे भाई को हमेशा लगता है कि कोई ना कोई तो है ज़िंदगी में जो तुम्हारे साथ होगा। हनी सिंह पाजी, क्या बात है। हनी पाजी का यार, ये हम जैसे बच्चों में जैसे बॉडी का जो ट्रेंड है वो हमारी ज़िंदगी में सलमान भाई लेके आए हैं, तो ये गाने का, हिप हॉप का, ऐसे सब का सीन जो है वो हनी भाई ने शुरू किया था, एक ट्रेंड चेंज किया था अपने म्यूज़िक से, यू नो। तो वो हमारी ज़िंदगी में है कि आज पंजाब में कितने लोग सिंगर बनना चाहते हैं। और भी हाँ सारी निकालनी है, नहीं आप जितना मन करे निकाल लो। नेहा धूपिया ने मुझे ये बताया कि तुम कैसे स्मार्ट बन सकते हो और किसी को हर्ट भी ना हो। भाई प्यार से तुम कैसे किसी की मार सकते हो हर सीजन में पता भी ना लगे, उसको बुरा भी ना लगे, अरे कोई ना, एक ही बात है। ये ऑफ कैमरा होता होगा ना, तू जीता मैं जीता, एक ही बात है। विकास गुप्ता मतलब मैंने ज़रा इनका काम किया नहीं यार, ठीक है, हमने बहुत कम काम किया है, बट आई थिंक ये करण के साथ यू नो मुझे मिले हुए हैं, करण भाई के साथ मुझे मिले हुए हैं, हमने 5-6 महीने बहुत साथ में फ़न किया था, सब साथ रहते थे, ये नया शो लेकर आए थे। तो इसने मुझे पहली बार देखा था सेट पे, करण भाई के साथ सेट पे, जब मैं गया था, शो आता था
कैंपस कुछ ऐसा कुछ शो आता रहा, तो मैंने फ़ोटो भी डाली हुई है। तो मैं करने के साथ बैठा था, पहली बार मेरे को विकास वहाँ मिला था और वो देख रहा मेरे को कि तू यहाँ पर नया है। मैं कहा मैं रोडीज करके आया हूँ। तो कहता कि क्या आगे का मन है मेरा। तो मैंने बोला कि अभी तो पता नहीं, जहाँ भगवान लेके जाएगा वहाँ पे करेंगे। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि यार देख, यहाँ पे मेहनत ही काम आती है, ठीक है, टैलेंट काम आता है, और तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें क्या बनना है ये तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। कि ये मत सोचना कि ये इतना कर रहा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ। तुम्हारे रास्ते अलग होंगे, है ना, तुम अपना करना। तो उसके बाद उसी सेट पे मैंने 365 दिन में मैंने 4 शो जीत लिए था। उस सेट पे जाके बार फोटो खिंचवाई थी और उसने मुझे बोला था कि भाई तेरे को तो मैंने समझाया था, तू तो बड़ा आगे निकल गया, तू मेरे लिए काम करेगा। मैंने कहा सोचेंगे भाई। तो सलमान भाई यार, ये तो बंदा ही अलग है ना यार। मतलब इनके साथ काम, ये पहला इंसान ऐसा है जो मैंने देखे हैं कि कैमरे के पीछे भी उतनी खूबसूरत है और कैमरे के आगे भी उतनी खूबसूरत है। मतलब ये इकलौता इंसान ऐसा है जो भगवान से खूबसूरती का भंडार लेकर आए हैं। तो इनको देखकर बॉडी बनानी स्टार्ट करी है, इनको देखकर सब कुछ 100%। मैंने तो आपको देख के करी थी, बट चलो ठीक है। रफ्तार से मैंने सीखा है कि यार ही इज़ वेरी स्मार्ट अपने बिजनेस को लेकर, यू नो। वो रोडीज़ में भी होता रहा, वो अपना ब्रांड भी चला रहा होता था, अपना लेबल भी चला रहा होता था, उसके अंदर साइन आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी काम कर रहा होता था, कैसे सबके साथ काम करना है। और ये रफ्तार ने मुझे बड़े अच्छे से सिखाया है ना, कि हर चीज़ तुम मैनेज कर सकते हो ना एक साथ। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ तो इसी में लगा रहा हूँ, यू नो। मतलब तुम अगर थोड़ा सोने को सेक्रीफाइस कर दोगे तो ज़िंदगी में आगे तुम आराम से सो सकते हो। पहले तुम अपनी मेहनत का टाइम है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देती है, तुम उस एज में काम कर सकते हो। तो ये बताओ प्रिंस भाई, एक सवाल रह गया था कि हाउ इज प्रिंस भाई एज अ बिजनेसमैन? मैंने ना 16 की उम्र से 16 की एज से मैंने बिज़नेस किया है। मेरे डैड ना मैं बहुत छोटा था, मैं लड़ाई झगड़े में पड़ गया था जब मैंने बताया ना। तो उसमें ना मेरे डैड को मेरी टेंशन बहुत होती थी, तो डैड को स्पॉन्डिलोसिस का अटैक हो गया था। तो उस टाइम मैं डैड के बहुत क्लोज हूँ ना, तो मेरे डैड ने मुझे सब कुछ दिया है। तो उस दिन मैंने बोला कि यार जी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने डैड के साथ ये नहीं कर सकता, है ना। तो मैं नेक्स्ट डे अपनी शॉप पे चला गया, है ना, रोया बड़ा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पर बिजनेसमैन के बेटे ना पेट से सीख के आते हैं। तो नेक्स्ट डे मतलब मैंने डैड से पूछा कि आप रेट कैसे लगाते हो, इनका कैसे है, टैगिंग कैसे है। तो मैंने सब उतार के अपने तरीके से लगाया, स्टॉक लेने चला गया अकेला, यू नो, ये सोच के ख़रीदा कि अगर ये मैं होता कस्टमर तो मैं लेता। और मैंने 3 साल में डैड के बिज़नेस को डबल कर दिया था, यू नो, सेल को डबल कर दिया था। तो जब डैड शॉप पे वापस आए तो उनको सब ने बोला कि यार तेरे से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है ये, है ना। और उसके बाद बहुत दिमाग है हर चीज़ को कैसे रखना है। अगर मैं कोई डील भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ साथ उसका भी फ़ायदा हो रहा है तो मेरा भी उतना ही फ़ायदा हो, यू नो। अगर क्योंकि मेहनत मेरी है और पैसा उनका है तो इक्वल उतनी मेहनत मैं भी करूँगा ताकि सब फ़ायदे में रहें, यू नो। तो बिज़नेस में अच्छा हूँ मैं यार। अभी कोई नया बिजनेस का प्लान है आपका? नहीं, अभी मैं जो हमारा पहलवान है वो चला रहे हैं और अभी उसको और बड़ा लेके जाना है। अभी 10 खोलने से अच्छा है कि पहले जो 1-2 खोल के उसको बड़ा करें और बड़ा करें, और लोगों का ट्रस्ट जो हमारे ऊपर बना हुआ है वो वैसे ही रहे। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट्स योर वाइब। ओके, तो स्ट्रेंथ टास्क या एंटरटेनमेंट टास्क? बोथ यार, स्ट्रेंथ टास्क। चलो, पर आप एंटरटेनमेंट कभी हारे नहीं हो। कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारे ना, फिर भी स्ट्रेंथ। क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है यार स्ट्रेंथ टास्क करने में, मजा आता है मेरे को। पर जितना जी जान से आप एंटरटेनमेंट को आपको मौका मिलता है परफॉर्म करने का, आई थिंक वो एक अकेला ऐसा टास्क होता है जिसमें आपको मौका मिलता है कि यार यहाँ तो मैं परफॉर्म करूंगा। यस। ओके, भांगड़ा या हिप हॉप? भंगड़ा। बड़ा आप गाने तो हिप हॉप बनाते हो। पर क्या हो गया, भंगड़ा तो हमारे फिर दिल में है ना। ओके, अगर आपको एक सुपर पावर चूज करनी है, 2 सुपर पावर में से, एक है आप इनविजिबल हो सकते हो और दूसरा है आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, तो आप कौन सी चूज करोगे? टाइम ट्रेवल। कहाँ जाओगे? जाऊंगा कहीं नहीं, मैं देख कर आऊँगा कि मैं कितनी ज़िंदगी और जी सकता हूँ, ताकि उसके अंदर मैं जो मेरे काम बचे हैं और अच्छे करने वाले लोगों के मुझे जैसे हेल्प करनी है मैं वो कर पाऊँ, और मैं देखूंगा कि मेरे माँ बाप की कितनी लाइफ है ताकि उनके साथ मैं और टाइम स्पेंड कर पाऊँ। पर उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर पहले से पता चल गया कि यार ये ऐसा होने वाला है तो क्या होगा, मुझे काम ही छोड़ना पड़ेगा ना, पर पेरेंट्स के साथ और टाइम तो स्पेंड कर पाऊँगा। ये चीज़ है। मुंबई या पिंड?
दोनों यार, मुंबई ने काम दिया है, पिंड ने हमें ये शरीर दिया, सही बनाया, स्ट्रांग बनाया, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पर अगर मेरे को एक लाइफ जीनी हो क्या तो पिंड फिर। पिंड। अच्छा, मूवीज एट होम या फिर थिएटर? मूवीज एट होम एनी टाइम। 100%। मतलब जितना टाइम मिलता है वो घर पे ही रहा जाए तो बेटर है। नच बलिए या स्प्लिट्सविला? नच पली है, क्योंकि यूवी के साथ था। यूवी के भाभी के साथ था। ओके, वर्कआउट, जिम वर्कआउट या देसी वर्कआउट? देसी वर्कआउट मिलता नहीं अब करने को। पहले मैं कुश्ती वगैरह करता रहता था, पर वो ही असली स्ट्रेंथ थी। Raw अब जब strength। से वो चली गई है तो हम भी वैसे ही हो गए हैं, यू नो। तो कुश्ती। दैट्स व्हाई प्रिंस भाई के प्रोटीन ब्रांड का नाम है पहलवान प्रोटीन, क्योंकि Yes। देसी प्रोटीन। यस। ओके, अगर आपको अलायंस बनानी है एक गैंग के साथ में, तो दो ऑप्शन है, नेहा मैम या गौतम गुलाटी। नेहा। पर वो तो हमेशा धोखा देती है आपको। कोई बात नहीं, फिर भी पुराने कुछ रिश्ते हैं ना हमारे। ओके, सो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक सॉन्ग जो आपका रिलीज हो रहा है वो जाए 100 बिलियन व्यूज पे, या फिर आपको मिले एक सुपर हिट मूवी, तो क्या चूज करोगे आप? गाना। सॉन्ग। या ओके, एज एन होस्ट, अगर सोनू सर या रन सर? रन भाई। रन भाई। सोनू सर ऐसा गुस्सा नहीं करते थे, बहुत शांत रहते थे सोनू मैं भाई। कह रहा हूँ कि और कोई और शो होता तो मैं शायद बोलता कि भाई उसमें सोनू सर बहुत ही सही रहेंगे। रोडीज इज ऑल अबाउट कि किसी को डांट भी देना, गाली भी दे देना, चुप कराना सिचुएशन के हिसाब से। सोनू भाई बहुत स्वीट है। सोनू भाई किसी को गाली दे नहीं सकते, किसी को हर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए जब हम बोलते हैं कि जब हम कंटेस्टेंट आते हैं, भाई तेरे सब कुछ है, वो नमक नहीं है ना, वो बात करते हैं ना, तो फिर वही मिस। बट रन सर का मैंने देखा है, वो ना समझ जाते हैं, वो इवन गैंग लीडर्स का भी सब समझ जाते हैं Yeah। और कंटेस्टेंट का भी समझ जाते हैं, और वो Yes। देख के बस वहाँ पे खड़े होकर हंस रहे होते हैं कि ये चल रहा है, उनको पता है। यस। ओके, सो सेगमेंट 4, गेस एंड ग्रैब। अब ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपके फैंस और आपके भाइयों से, कम ऑन। और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा पहलवान का प्रोटीन। यस। और साथ में पार्सवॉर्म के डेनिम्स। क्या बात है। तो आप प्रिंस भाई, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, बट साथ साथ में ये रहा पेन। तो प्रिंस भाई का रियल नेम क्या है? जो जानते हैं प्रिंस भाई को स्टार्टिंग से, उनको पता है। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंस भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो उनका खुद का फेवरेट सॉन्ग है? ओके। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंस भाई का फर्स्ट सॉन्ग एज एन आर्टिस्ट कौन सा आया था? प्रिंस भाई का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? प्रिंस भाई का जिम में फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है? ये तो मुझे ही पता है। फेवरेट पता है मुझे, वो भी पता है कि जो बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिंस भाई ने कितने रियलिटी शोज किए हैं? यहाँ पे एक ऑटोग्राफ भी दे देना। बस। हाँ जी, ओके, ऑटोग्राफ मिल गया मुझे। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है फनफिनिटी। तो ये बहुत ही मस्त होने वाला है, ठीक है। यू मेक द फेस, आई मेक द फेस, यू मेक द नॉइस। तो आपने देखा है ये? नहीं देखा? तो मैं कुछ भी एक फेस बनाऊंगा और आपको उस पर फिर दोबारा बनाऊंगा, फिर आपको नॉइस निकालनी है उस पर। जैसे मैंने करा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आपको उसमें कुछ भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके। चलो रेडी? सेकंड बारी में दोबारा करूंगा मैं, ठीक है। एक बार पहले आप देखना, फिर ठीक है। ये बड़ा मस्त होता है। अब इसमें आप करके देखो एक कोई, ठीक है। ठीक है। ठीक है। समझ गया मैं। समझ गए? ठीक है, दोबारा करते हैं, एक और करते हैं। आप कुत्ता का आवाज निकाल दी। ठीक है, एक और। इंसान ही बदल दिया। चलो ठीक है, अब एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा।
अगर एक आदमी है तो पहले बता रहा हूँ, मारना मत मुझे जब मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है? अगर एक आदमी है वो 10 दिन बिना सोए कैसे निकाल सकता है? 10 दिन बिना सोए कैसे निकाल सकता है? क्योंकि रात को सोता था। क्या बात है, ऐसे ही थोड़ी ना जीते हैं। ओके, अगर चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, जैसा पता ही है सबको ये बात, तो बट दूसरा किसने रखा था? उसने रखा था, लंगड़ा फिरता दूसरा भाई तो रखेगा। यार ये ना, इन्होंने ना पता है एक बुक बना रखी है ऐसे सारे सवालों की, ये पूरी स्टडी करके आए हैं। मैं पूछता हूँ एक, ठीक है? ठीक है। 2 छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है। वो रोज़ रात को एक घर में आती हैं और दीवार के ऊपर चढ़ जाती हैं ऐसे, और 10 बजे के करीब वो ना 10 सवा 10 के बजे वो नीचे गिर जाती हैं दोनों। क्यों? 10 सवा 10 के करीब? 10 बजे वो नीचे गिर जाती हैं। 10 बजे रात ही नहीं होती ना, तो 11 बजे रात होती है। 10 बजे गिर जाती हैं, रात रुत का है ही नहीं। अच्छा। रात को 10 बजे गिर जाती हैं। चलो नहीं पता भाई। बता, सोच। क्योंकि उनको सोना होता है। क्योंकि 10 बजे कॉमेडी सर्कस आता था तो कपिल को सुनती थी, तो वो अरे यार, जोक पे और नीचे गिर जाती थी। ये मेरी भांजी ने मुझसे पूछा था भाई। ओह शिट। चलो मैं अब एक पूछता हूँ आपसे, एक ऐसी क्या चीज़ है जो कभी भी चोरी नहीं की जा सकती और ना खरीदी जा सकती है, और अगर एक के पास है तो वर्थलेस है, बट अगर 2 के पास है तो प्राइसलेस है? एक ऐसी क्या चीज़ है जो ना तो कभी चोरी की जा सकती है, ना ही खरीदी जा सकती है, और अगर वो एक के पास है तो वो वर्थलेस है, बट अगर वो 2 के पास है ना तो वो प्राइसलेस है? लॉयल्टी? नहीं, यू आर क्लोज बट। प्यार? भाई साहब, भाई वो क्रैश कोर्स है क्या? मुझे भी करवा दो यार। ओके यार, ये तो आप बता ही दोगे यार। चलो आई गेस मजा आया बहुत। दैट्स इट। थैंक्स फॉर कमिंग प्रिंस भाई। थैंक यू मेरे जान, थैंक यू। एंड आई होप यू गाइज लाइक द प्रिंस भाई का जो भी था। मैं मतलब ऐसा हो चुका हूँ भाई कि इस इंसान को सारे आंसर आते कैसे हैं यार। ताशु भाई कुछ प्रिंस यही वाले आते हैं, इसके गवर्नर पूछ लेते तो ना आते होते भाई। वो मैंने रखे भी नहीं थे। मैंने सोचा कि अब मैं पूछूंगा जर्मनी का कैपिटल कौन है, तो मैंने कहा नहीं। जैसे ब्राजील का कैपिटल कौन है, फिर मैं बोलता कि बेटा अभी तुम इस बार तो बुला लिया, अगली बार मत बुलाना कभी भी। अगली बार मैं कहूँगा मेरे मैनेजर से बात कर लो यार। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रखते जो मजा आए, मतलब इंटरेस्टिंग हो। सो प्रिंस भाई, ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू मेरे भाई। आप हमारे शो में आए तो ऐसे खाली हाथों हम जाने नहीं देंगे आपको। सो थैंक्स फॉर कमिंग भाई सबसे पहले, और बोल दो गाइस थोड़े से। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हमारे छोटे भाई ने पॉडकास्ट शुरू किया, अपना शो शुरू किया है, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे कमेंट देना, सारे एपिसोड्स को प्यार दो, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी आएंगे, उन सबका एपिसोड देखना, और कशिश की ग्रोथ देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई लव यू मेरी जान। लव यू भाई, लव यू सो मच। थैंक यू।